हम पेपर को किस तरीके से करना है, पेपर का मेथड क्या होना चाहिए, इस बारे में पढ़ेंगे। इसमें क्या है, जो भी तुम पेपर करते हो, कभी भी पेपर करते समय तुम्हें ये ध्यान रखना है कि किस प्रकार से कम समय में ज्यादा से ज्यादा लिखा जा सके। मतलब ये है कि हमारा टाइम कैसे बचे, ये चीज देखनी है तुम्हें। ठीक है, पेपर करते समय कैसे तुम टाइम को बचा सको। कई बार ऐसा होता है कि हम पेपर करते हैं और पेपर करते करते जब हम पेपर करते हैं तो लास्ट में ये पता चलता है कि ये तो पेपर ये आ रहा था मुझे और ये रह गया, टाइम नहीं बचा, नहीं तो मैं ये और कर देती। कई बार ऐसा बनता है तुम्हारे साथ, तो उससे कैसे बचा जाए, यानी पेपर को पूरा कैसे किया जाए, ये तुमने शॉर्टकट पहले तो खुद भी सोचना है। मुझे जो लगता है वो मैं तुम्हें समझा रहा हूँ। सबसे पहले पेपर को तुम करो तो पेपर मिलते ही पहले उसका अध्ययन करो, उस पेपर को पूरा रीड करो, समझो कौन सा आसान है, कौन सा तुम्हें ऐसा लगता है कि ये तुम्हें थोड़ा सा कठिन लगता है या तुम्हें ये आता नहीं है। सबसे पहले तुम उसको करो जो तुम्हें सही आता है। ठीक है, पूरे क्वेश्चन पेपर पढ़ने के बाद तुम्हें पता चल जाता है कि कौन सा क्वेश्चन ऐसा है जो हमें बिल्कुल सही तरीके से आता है और हम बीच में इसमें कहीं भी अटक नहीं जाएंगे, पूरा लगातार लिख देंगे। एक तो ऐसे टाइम बचता है। दूसरा मुख्य जो बात है वो ये है कि जो छोटे क्वेश्चन होते हैं, जो एक नंबर के या दो नंबर के होते हैं, उनमें टाइम बचता है और नंबर भी पूरे मिलते हैं। यदि तुम सही करोगे तो उसमें तुम्हें पूरे नंबर मिलेंगे। एक नंबर वाले सबसे पहले करो, जो तुम्हें आता है जल्दी से कर दोगे, नहीं आता उसका कॉलम खाली छोड़ लो ताकि बाद में ध्यान में आ जाए तो हम वहां लिख दें। और मुख्य बात ये ध्यान रखनी है, कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं, एक क्वेश्चन में कई पार्ट होते हैं, अलग अलग भाग होते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में मान लिया दे दिए 4 पार्ट है, 3 नंबर के, तो इस प्रकार के जो भाग जिस भी क्वेश्चन में हो, वो क्वेश्चन उस क्वेश्चन के सारे पार्ट एक ही जगह करने आंसर बुक में। एक क्वेश्चन में यदि 4 पार्ट हैं तो चारों पार्ट एक जगह होने चाहिए। ठीक है, चाहे वो क्वेश्चन एक नंबर वाले क्वेश्चन से संबंधित हो, चाहे 2 या 4 से किसी से भी संबंधित हो, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात ये है कि क्वेश्चन जो भी तुम क्वेश्चन करते हो, किसी भी सब्जेक्ट का यदि तुम्हारा पेपर है तो उस क्वेश्चन को अच्छी प्रकार से पढ़ो। क्वेश्चन पेपर में ऐसा लिखा जाता है कि अधोलिखित द्वयोः एकस्य सरलार्थम सप्रसंग व्याख्यान कुरुत या सरलार्थम लिखत, ऐसे आता है कि किसी भी कि 2 में से किसी एक की हिंदी व्याख्या या सरलार्थ प्रसंग सहित कीजिए। हिंदी व्याख्या में कैसे लिखना है वो समझा रहा हूं मैं तुम्हें। हिंदी व्याख्या को कैसे करना है, अगर तुम्हें पाठ की हिंदी थोड़ी बहुत भी याद है तो भी तुम 5 में से 3 या 4 नंबर आराम से ले सकते हो, थोड़ी बहुत भी याद होगी तो। ठीक है, कैसे करना है, जो आंसर शीट मिलेगी तुम्हें उसमें तुम्हें ऐसे लाइन या तो लगी हुई मिलेगी या तुम्हें लगा लेनी है। ठीक है, और जो क्वेश्चन नंबर है वो इस लाइन से बाहर होना चाहिए। जैसे मान लिया क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 और उसमें सरलार्थ करना है तुम्हें, गद्यांश है चाहे पद्यांश है, जो भी भाग है। सबसे पहले क्या लिखना है तुम्हें, संकेत। किसी के पास पढ़ा है पुराना पेपर, संकेत हेडिंग बना लेना। किताब दे दो, पेपर पर किताब खोल के सबसे पहले संकेत हेडिंग बना के, और इसका जो प्रथम शब्द है या तो आ जाएगा और उसके बाद लास्ट जो शब्द है ये तो संकेत बनाना है तुम्हें। संकेत का मतलब ये होता है कि असल में जो 2 पद्य या 2 गद्य दिए होते हैं, उन 2 गद्य या 2 पद्यों में से कोई एक करना होता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों एक ही पाठ से आ जाते हैं, या उसका जो व्याख्या लिखते हो उस व्याख्या में ये पता नहीं चलता तुमने ऊपर का किया या नीचे का किया, उन दोनों में से कौन सा किया
ये स्पष्ट रूप से पता नहीं चल पाता, तो इसके लिए संकेत लिखना होता है। जो भी तुम कर रहे हो उसका पहला अक्षर और उसका आखिरी अक्षर, ये दो अक्षर लिखने, बीच में डॉट लगा देने। और सीट के ऊपर ये भी ध्यान देना है कि पूरी पे डॉट लगा के बिल्कुल लास्ट में ऐसा लिखो, ऐसा भी नहीं करना है, बड़ा लगे ऐसा भी नहीं करना है। पेपर में जो बढ़िया लगे वो करना है। उसके बाद हेडिंग बनाना है प्रसंग। तुम कई बार क्या बना देते हो, सप्रसंग, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा होता है सप्रसंग व्याख्या कीजिए, वो तो अपने हिसाब से सही लिख रहे हैं वहां पे। सप्रसंग व्याख्या का मतलब होता है प्रसंग सहित व्याख्या कीजिए। और तुम सप्रसंग व्याख्या, अगर व्याख्या और प्रसंग दोनों इकट्ठे लिख रहे हो तो सप्रसंग व्याख्या ठीक है, लेकिन अगर अलग लिख रहे हो तो वहां हेडिंग तुम्हें केवल क्या बनाना है, प्रसंग। अब प्रसंग में लिखना क्या है, प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक भाग के विचित्र साक्षी नामक पाठ से ली गई है। ये यहाँ पर जो लिखा है ना तुमने, उसके अनुसार यहाँ पर लगेगी क्रिया। अगर यहाँ गद्यांश या पद्यांश लिखा है तो लिया गया है, और यहाँ पंक्तियां लिखी हैं तो ली गई है। अब समझने की बात यहाँ पर ये है कि जो ये बना दिया ना प्रसंग, प्रत्येक पाठ का प्रसंग यही रहेगा, केवल पाठ का नाम चेंज कर देना। श्लोक आए या कोई गद्य भाग आए, जो भी कुछ आता है वो किस पाठ का है, वो पाठ का नाम यहाँ बदल देना, बाकी सारा प्रसंग यही रहेगा। तुम जब लिखती हो उसमें पुनरावृत्ति दोष आता है। प्रस्तुत पंक्तियां या प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक से मुसी भाग 2 से लिया गया है, यह छठे पाठ से लिया गया है या 7वें पाठ से लिख लिया गया है, ऐसा लिख देते हो। तो ऐसे नहीं लिखना, इसको एक बनाना है, पूरे को। समझ में आया? पूरा एक बनाना है, इसमें पुनरावृत्ति दोष भी नहीं होगा और अच्छा भी लगेगा। चाहे हिंदी का भी यदि तुम शरणार्थ करते हो ना, तो वहां क्या करना है, किताब का नाम और पाठ का नाम बदल देना, पंक्तियां यही रहेंगी। ठीक है, समझ में आई? उसके बाद क्या लिखना, अगला हेडिंग व्याख्या। अगला भाग जो है व्याख्या, ये बनाओगे तो इसमें तुम या सरलार्थ जो क्वेश्चन में दिया हो ना, अगर व्याख्या पूछा तो व्याख्या लिख देना, सरलार्थ पूछा तो वो, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ना है। लिखनी तुम्हें उसकी हिंदी अर्थ लिखना है, हिंदी अर्थ को ही सरलार्थ कहते हैं। तो इस ये जो पैरा ऊपर जो तुमने प्रदर्शित किया कि हम ये कर रहे हैं, यहाँ उसकी हिंदी लिख देना। अब पेपर में क्या होता है, ये तुम्हारे सिलेबस में 5 नंबर का आता है, चाहे वो गद्य भाग है चाहे वो पद्य भाग है। 5 नंबर का आता है, 2 नंबर का ये हो जाएगा, 3 का ये से डिवाइड करके नंबर दिए जाते हैं। ये पंक्तियां तो अभी याद कर लेना, चाहे किसी भी पाठ की हो, परमानेंट यही लिखनी है, याद हो जाएंगी। हो जाएंगी कि नहीं? हो जाएंगी ना। उसके बाद जो हिंदी व्याख्या है, वो यदि पाठ के शब्दार्थ याद होंगे तो थोड़ा बहुत जोड़ के भी लिख सकते हो। 2 नंबर तो इसमें मिलेंगे ही मिलेंगे 5 में से, और 1 या 2 नंबर तुम्हें हिंदी में मिल जाएगा। तो 5 में से 3 नंबर, 1 नंबर भी मिलेगा। मान लिया अगर कुछ नहीं आता, 1-2 लाइन लिखी है तो 1 नंबर भी यदि मिलता है तो 1 और 2 मिला के इसमें पूरे में ओवरऑल में 3 नंबर आराम से मिल जाएंगे। 3 नंबर तुम्हें कोई काटने वाला नहीं है तुम्हारे। ये 3 या 4 लाइनें तुम्हें याद कर लेनी है। ध्यान से सुनो, अगली बात काम की है। 3 या 4 लाइन बनी होंगी मुश्किल से कॉपी में, और आंसर शीट में लिखोगे ना लंबी ऐसे, तो उसमें 1 या 1.5 लाइन में आ जाएगी। कोई भी पाठ से चाहे पैरा आए, गद्य भाग आए, चाहे पद्य भाग हो,
सब में यही लाइन लिखनी है, केवल पाठ का नाम बदलना है। किताब का नाम तुम्हारा यही रहेगा, केवल पाठ का नाम बदलना है। और यही अगर कोई दूसरी कक्षा की लड़कियां लिखती हैं तो उन्होंने किताब का नाम और पाठ का नाम भी बदलना है। यदि तुम हिंदी में लिखते हो तो किताब का नाम और पाठ का नाम बदल देते हो, बदल दोगे तो काम चल जाएगा। ये प्रसंग में लिखना है और प्रसंग में यही लाइनें बनती हैं। इन 3 लाइनों को याद करने से तुम्हारे 6-7 नंबर पक्के हो जाएंगे। कैसे? हेडिंग बनाया हमने, क्या पहले संकेत, फिर क्या बनाया प्रसंग, प्रसंग के बाद प्रसंग जो तुम लिख लोगे उसके बाद क्या बनाना है व्याख्या। व्याख्या में जो उसकी हिंदी होती है वो हिंदी लिखनी होती है तुम्हें। व्याख्या भाग में क्या लिखना होता है? हिंदी लिखनी होती है। और अगर इस तरीके से तुम लिखोगे, 5 नंबर की हिंदी आती है, 5 नंबर की या 6 नंबर की गद्यांश की और 5 या 6 नंबर की पद्यांश की, 2 ऐसे पार्ट है जिनकी हिंदी करनी होती है तुम्हें। अब जो ये नंबर है ये बढ़ जाते हैं, 2 नंबर का प्रसंग हो जाता है, 3 नंबर की व्याख्या हो जाती है। यदि 6 की है तो 1 नंबर इसका हो जाता है, 5 की तो सही होता है। अब ये अगर ऊपर वाला सही है तो 2 नंबर पक्के। व्याख्या भाग में जो भी तुम्हें याद होगा, 1 नंबर तो तुम्हें मिलेगा, कुछ ना कुछ तो लिखोगे, नहीं याद किया तो भी इधर उधर से तुम्हें सुन जाएगा तो कुछ लिख दोगे, तो 1 नंबर वहां से मिल जाएगा, 3 नंबर तुम्हारे पक्के हो जाएंगे। अब 3 नंबर गद्य भाग में और 3 नंबर पद्य भाग में, 2 जगह से तुम्हें 3-3 नंबर मिलेंगे, तो 6 नंबर ये कहीं जाने वाले नहीं है। समझ में आया? तो ये नंबर पक जाएंगे, ये नंबर कहीं नहीं जाने। और जिसने पाठ की हिंदी याद नहीं की उसके लिए ये बोनस नंबर होंगे।